आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। शराबबंदी वाले बिहार प्रदेश में नशे से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। ताजा मामला वैशाली से सामने आया, जहां महनार के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और 2 अन्य लोगों की संदिग्ध मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। हुआ क्या था? कोई शराब वगैरह पिया था? शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड का संदिग्ध मामला वैशाली से सामने आया है। महनार स्थित एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा एक युवक की भी मौत हो गई है। मृत युवक की मां को समझ नहीं आ रहा है कि शादी समारोह में 2 दिन पहले गया बेटा अब नहीं रहा। गाड़ी मिला बाद में। कोई कहला कि दारू पी गए, कोई कहा कि शराब पी गए। कब तबीयत कब खराब हुआ था उनका? तबीयत कब खराब हुआ था? तबीयत खराब मरने वाले का नाम राहुल है, जो गांव में शादी समारोह में शामिल होने गया था। 30 तारीख को शादी से लौटने के बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। महनार पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। नशे के सेवन से जिस दूसरे शख्स की मौत हुई उसका नाम जय प्रधान नेवर है, जो निजी स्कूल में प्रिंसिपल थे। वे दार्जिलिंग के रहने वाले थे। स्कूल के संचालक का कहना है कि प्रिंसिपल ने शराब पी रखी थी, जबकि चिकित्सक भी कह रहे हैं कि मौत नशे के सेवन से हुई है। दारू पी के करता हुआ अपने आपके क्षेत्र में दारू मिल रहा है? तो मिल रहा तब न तब मरा है। जो मरे हैं वो कौन थे? दार्जिलिंग के प्रिंसिपल था हम लोग। आपके स्कूल का क्या नाम हुआ? सबको तो पता नहीं, लड़का को पता था। मरीज आपका दिसराजपुर का था, राहुल कुमार नाम था उसका, और वो थोड़ी बेहोशी वाली ही कंडीशन में आया था। 2 दिन पहले उसने कुछ लिया था, शायद शराब ही लिया हो, क्योंकि जो कंडीशन देखने में लग रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं। जब तक ये हो जाता है तब तक तो कुछ भी बोल पाना मुश्किल है। राहुल और जय प्रधान की मौत से कई सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में नशे से मौत पर न्यूज़ 18 सवाल उस सिस्टम से पूछ रहा है जो ये दावा करता है कि शराबबंदी को बेहद कड़ाई से लागू किया जा रहा है। न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, शराबबंदी में कहां से आई शराब? पुलिस क्यों नहीं लगा पा रही लगाम? शराबबंदी की सख्ती दिखावे के लिए है, दोषियों पर कार्रवाई कब तक? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर के मायने को समझते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का दावा किया जाता है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए जिम्मेदारी भी तय कर दी है। चौकीदार से थानेदार तक को जिम्मेदार बनाया गया है। इलाके में शराब की बिक्री पाए जाने पर सस्पेंशन की बात कही गई है। बावजूद इसके जहरीले जाम का सेवन अब भी लोग कर रहे हैं। समझने वाली बात यहां यह है कि वैशाली के महनार में एक ही दिन में 3 लोगों की मौत हो जाती है। शादी समारोह में शराब परोसी गई और इसी के सेवन से युवक की मौत हो गई। प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने भी शराब का सेवन किया था, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस की गश्ती कैसी है कि इलाके में शराब का सेवन लोग कर रहे हैं, कारोबारियों के ठिकानों तक पुलिस नहीं पहुंच पाती, या फिर जानबूझकर नशे का धंधा फल फूल रहा है, यह भी समझना मुश्किल नहीं है। कुढ़नी विधानसभा सीट का उपचुनाव 5 दिसंबर को होने वाला है। सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जनता से महागठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। अपने संबोधन में नीतीश ने जहां अपने पुराने साथी सुशील मोदी का नाम लिए बगैर निशाना साधकर बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद के स्वास्थ्य का हवाला देकर लोगों के बीच इमोशनल कार्ड खेल दिया। कुढ़नी सीट महागठबंधन और बीजेपी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए सत्ताधारी महागठबंधन के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कुढ़नी की जनता के बीच जाकर महागठबंधन की ओर से जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। आग्रह करेंगे कि आप जरूर
अपने हित में वोट दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे, आपको जो हित लगे उसी के हिसाब से वोट दीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। लेकिन काम तो सरकार करती रहेगी और सबके हित में काम करती रहती है। कौन इलाका है जिसके विकास के लिए काम नहीं हो रहा है? अपनी सभा में नीतीश ने अपने पुराने साथी रहे सुशील मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि आजकल मेरी खिंचाई वैसे लोग कर रहे हैं जिन्हें बीजेपी ने काम नहीं दिया है। अकेले एक है और तरह तरह का बात झूठे करते रहता है। आज जिस आदमी को कोई जगह नहीं दिया वो आजकल रोज मेरे खिलाफ बोलते हैं ताकि उनको जगह उगह मिल जाए। नीतीश तो सुशील मोदी पर निशाना साधते रहे, लेकिन तेजस्वी ने एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेला। लोगों के बीच पिता लालू प्रसाद की खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कुढ़नी की जनता से महागठबंधन को जिताने की अपील की। उनका 5 तारीख को जिस दिन कुर्दी में चुनाव होने वाला है, उसी दिन 5 तारीख को सिंगापुर में किडनी का ऑपरेशन होगा, ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। और आज आने के समय आज हमसे पूछ रहे थे कि कुर्दी का क्या हाल बा, तो हमने उनको बोल दिया है आप अस्वस्थ रहिए, वहां से महागठबंधन जीतेगा। नीतीश और तेजस्वी यादव के अलावा बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी सहित कई मंत्री और विधायक सभा में मौजूद रहे। मंच से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को जिताने की अपील की गई। देखने वाली बात होगी कि कुढ़नी की जनता का आशीर्वाद आखिर किसे मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर के मायनों को समझते हैं। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव है। कल यानी कि 3 दिसंबर को चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। आज नीतीश कुमार ने कुढ़नी पहुंचकर पहली बार तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की और पिछले 2 उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज में मुकाबला 1-1 से बराबरी का रहा था। कुढ़नी उपचुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से मैदान में है। यह समझना जरूरी है कि मोकामा और गोपालगंज सीट पर जेडीयू ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। कुढ़नी सीट पर आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट को जेडीयू के लिए छोड़ दिया था। ऐसे में नीतीश के साथ ही बीजेपी के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई है। तेजस्वी यादव बार बार जनता से लालू के नाम से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। जीत के लिए नीतीश तेजस्वी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अपनी जोर आजमाइश तेज कर दी है। बिहार का भविष्य खतरे में है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था चौपट है। शिक्षा के नाम पर स्कूल में मजाक हो रहा है। स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र सभी इसके पात्र बने हैं। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है जहां शिक्षक ज्ञान के देवता और दाता माने जाते हैं। लेकिन ये जो स्कूल है, यहाँ के शिक्षक खुद इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें अपने देश के राष्ट्रपति, यहाँ तक कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री तक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। न्यूज़ 18 की टीम दीनार बेगम उर्फ नूरी मैडम से पूछती रही, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। बच्चों को क्या देश का राष्ट्रपति का नाम बताएं? राष्ट्रपति का नाम बता सकते हैं? राष्ट्रपति का नाम बताइए, क्या है देश का? शिक्षा मंत्री का। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है जानकारी मैडम? बिहार के अपने जो बिहार है उनके मुख्यमंत्री कौन है पता है? मैडम तो मैडम, सर भी देश दुनिया से पूरी तरह अनजान निकले। जनाब जहीरुद्दीन को न तो राष्ट्रगान के बारे में मालूम है और न ये राष्ट्रगीत के बारे में ही जानते हैं। अनजान होना कोई गलती नहीं, लेकिन अपनी अज्ञानता पर इतनी ठसक आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास देख सकते हैं। राष्ट्रीय गीत सर याद है क्या? नहीं पता है? नहीं है सर, बताया ना। नहीं याद है। क्या नाम हुआ आपका? भाई साहब, यहाँ तो कूप में ही भांग पड़ी है। सब के सब चौपट। कारण जानना चाहा तो पता चला इन्होंने किसी स्कूल में पढ़ा ही नहीं, किसी मदरसे में तालीम ली और किसी ने इन पर कृपा करके इन्हें मास्टर जी बना दिया। जब हमारी टीम हेड मौलवी मोहम्मद मकबूल हुसैन के पास गई तो उन्होंने टालने की गुहार लगानी शुरू कर दी, क्योंकि इन्हें भी ये सब मालूम नहीं था। में जो शिक्षक हैं उन्हें देश का नाम नहीं पता और जनगण राष्ट्रीय गीत भी इनको पता नहीं, राष्ट्रीय गान नहीं जानते है। ये जान के कैसा लग रहा है आपको? उसको तो कार्ड दीजिए सर आप।
उसको काट दीजिए सर। काफी दुख हकीकत होता पता है राष्ट्रगीत। हम काफी तो दुख सारे होता है। जहाँ से अच्छा, हम तो मौलवी है, हम यही सुना सकते हैं आपको, सारे जहाँ से अच्छा हमारा हिंदुस्तान हमारा ये राष्ट्रगीत नहीं। तो क्या कहता है, हम तो मौलवी हैं, फाजिल पढ़े हुए हैं, दारुल देवबंद से पढ़े हुए हैं, हमारा स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तस्वीर कटिहार के एक मदरसातुल बनात की है। ऐसे स्कूलों, ऐसे मदरसों और ऐसे शिक्षकों के भरोसे हमारे बिहार, हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा, ये तो कर्ता धर्ताओं को भी मालूम नहीं। मेरी सोच से दूर की चीज़ है। अगर ऐसा है तो मैं उसका खंडन करता हूं, और वहां के जो प्रबंध समिति है उनको मैं कहता हूं कि आप फौरी एक्शन लीजिए। ऐसा टीचर जिसको आपने रखा हुआ है, उसको वेतन सरकार की तरफ से 30,000 प्लस मिल रहा है, उनको अपने मदरसे का नाम तो मालूम होना ही चाहिए। और जो हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, जिनका पूरा भविष्य उस मदरसे पर निर्भर है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह खिलवाड़ बंद होना चाहिए। मदरसा की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, इसकी वजह क्या है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। खराब नीति और भाई भतीजावाद ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही गर्त में धकेल दिया है। सरकारी धुसमर मदरसा से जो तस्वीर आया है, ये बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि मौलवी पद में बहाल शिक्षकों को शिक्षा तो दूर की बात, सामान्य ज्ञान तक की जानकारी नहीं है। ऐसे में सरकार इस अल्पसंख्यक बहुल इलाके में मदरसा शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय में जो प्रारंभिक शिक्षा देने की बात सोच रहे हैं, उस पर एक बड़ा झटका लग सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर के मायनों को समझिए। आजादी के 75 साल बाद भी मुस्लिम समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है। मदरसों में मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ के शिक्षक खुद दूसरे धार्मिक संस्थानों में पढ़े होते हैं। मदरसे में बच्चों के लिए कितने उपयोगी हैं, ऐसे शिक्षक से समझना मुश्किल नहीं है। सरकारी स्तर पर संरक्षण मिलने के बावजूद मुस्लिम बच्चे मदरसों में ही पढ़ाई करते हैं। ये भी समझिए कि अगर मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी को देश की जानकारी ना हो, अगर शिक्षक की भूमिका निभाने वाले मौलवी सीएम का नाम नहीं जाने, तो क्या कहेंगे? खराब नीति और भाई भतीजावाद के चलते शिक्षा व्यवस्था चौपट है। कोई भी प्रदेश विकसित तभी हो सकता है जब शिक्षा का स्तर बेहतर हो, लेकिन यहाँ स्थिति ठीक उलट है और ऐसे मदरसों में पढ़ाई से कितनी तालीम ले पाएंगे बच्चे, ये भी समझना मुश्किल नहीं। पटना के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अब ब्लड के लिए नहीं होगी मरीज की मौत। 10 युवाओं की टीम ने ऐसा जिम्मा उठाया है जो मरीज के लिए वरदान से कम नहीं। महज जीना ही जिंदगी नहीं होती, इंसानियत ही इंसान को हमेशा जिंदा रखती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पटना के फुलवारी शरीफ के युवाओं की एक टीम ने, जो मुफ्त में रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। युवाओं का ऐसा समूह जो रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। रक्तदान का सिलसिला मैंने 2017 से स्टार्ट किया। इसमें से अभी हमारे फ्रेंड सर्किल और भी लोग हैं, मिलाकर 5000 से ज्यादा लोगों को ग्रुप है। इसमें से अभी व्हाट्सएप पर 6 से 7 ग्रुप है, जिसमें से मिनिमम 200 और 250 लोग हर ग्रुप में हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली ये छात्र छात्राएं देखने में साधारण नजर आते हैं, लेकिन इतना बड़ा काम कि निस्वार्थ रक्तदान कर इन युवाओं की टोली ने तकरीबन 50,000 लोगों को खून देकर उनकी जिंदगी बचाई है। पढ़ाई के दौरान ही 8 से 10 दोस्तों ने मिलकर वैसे लोगों के लिए रक्तदान शुरू किया जो इलाज के लिए दूसरे राज्यों या बिहार के अलग अलग जिलों से पटना आते हैं। 2017 में इन्होंने यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी बनाई और फिर शुरू हुआ मरीजों को बचाने का संकल्प। हम लोगों ने ठाना कि हर बार कुछ न कुछ कैंप करके कुछ ब्लड इकट्ठा किया, जो स्कार्सिटी हो रही है बिहार में कमी ब्लड की, उसको पूरा किया जाए। इन युवाओं की टोली की पहल से जिन्हें भी लाभ मिला वो युवाओं की पहल की तारीफ करते नहीं थकते, जबकि अस्पतालों में बने ब्लड बैंक के अधिकारी भी इंसानों की जिंदगी बचाने की बड़ी मुहिम को समाज के लिए मिसाल बता रहे हैं। भी ब्लड डोनेशन करते हैं, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब लोग धन्यवाद बोलते हैं तो एक मोटिवेशन आती है। मैंने समाज के लिए किया है अपना वक्त। इनके संस्था के द्वारा नियमित रूप से स्वैच्छिक दान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान, इनके द्वारा रक्तदान किया हुआ रक्त से अनेकों रोगियों को फायदा मिला है। मैं उज्जवल भविष्य की संस्था को कामना करता हूँ। कहते हैं रक्तदान महादान,
ऐसे में यूनाइटेड ब्लड बैंक के युवाओं की पहल इस धारणा को सचमुच तीर्थार्थ कर रहे हैं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। खबर के मायनों को समझते हैं। खून की कमी के चलते मरीजों की जान चली जाती है। बीमारियों से जूझते मरीजों को ब्लड बैंक की आवश्यकता होती है। बिहार में जितने ब्लड बैंक होने चाहिए उतने नहीं हैं और ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक की कमी है। निजी अस्पतालों में ब्लड बैंक की व्यवस्था ठीक है। यह समझिए कि युवाओं की टीम ने मेडिकल फील्ड को बड़ा संदेश दिया है। सोशल मीडिया के जरिए ग्रुप बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, रक्तदान करने की मुहिम चला रहे हैं, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। 5 साल में युवाओं की पहल से 5000 मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। रक्तदान को महादान इसीलिए कहा जाता है। आगे बढ़ते खबरों में, बिहार में मखाना अब उद्योग का रूप लेता जा रहा है। किसान से लेकर उद्यमी तक मखाना कारोबार से मालामाल हो रहे हैं। इसका उदाहरण पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मखाना महोत्सव में देखने को मिला। मखाना को बढ़ावा देने में अब तक IIT से पढ़ाई कर चुके युवा भी जुड़ते जा रहे हैं। मिथिला मखाना को GI टैग मिलते ही इसकी पहचान पहले ही ग्लोबल हो चुकी है, पर इसकी इंटरनेशनल ब्रांडिंग के लिए किसान, उद्यमी से लेकर सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मखाना महोत्सव की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। मिथिलांचल से आए मखाना उत्पादकों ने यहां स्टॉल लगाए हैं। ऐसे युवा उद्यमी भी पहुंचे हैं जिन्होंने IIT से पढ़ाई की है, मल्टीनेशनल और सरकारी दफ्तरों में नौकरी की, लेकिन अब फोकस मखाने की ब्रांडिंग पर है। मखाना महोत्सव में कुछ ऐसे भी उद्यमी हैं जो IITian हैं, यानी मोटे तनख्वाह की नौकरी छोड़कर, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर इन्होंने अपने होम टाउन दरभंगा में मखाना का यूनिट एस्टेब्लिश किया। इस वक्त आपके सामने है और देखिए तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं, खासकर फॉक्सी नट का यहाँ पर जो है डिमांड सबसे ज्यादा है। IITian है, लेकिन आपको नहीं लगेगा बड़ी चुनौती आपके सामने है कि आपने इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर इस कारोबार? सर, किसी भी काम के लिए चुनौती लेना पड़ता है और चुनौती से ही भविष्य की निखार होती है। मैं ये जानता हूँ, अगर मेरे एक चुनौती लेने से अगर 1000-2000 फैमिली को रोजगार मिलता है, मेरा तो ये लक्ष्य है जो 4,48,000 जो किसान जुड़े हुए हैं इससे, उन सभी को जोड़ के एक बड़ा मुहिम इसको चलाएं। पहले मखाना की परंपरागत खेती होती थी, लेकिन अब काफी रिसर्च वर्क से इन प्रोडक्ट्स की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। लक्ष्य मखाना को घर घर तक पहुंचाने का है। ऐसे में इस पहल से उद्यमी से लेकर मखाना किसान तक उत्साहित हैं। रिजल्ट अच्छा रहा मार्केट में। अभी हम लोग कमाने पे मतलब इनकम पे फोकस नहीं कर रहे, हम लोग पब्लिसिटी के लिए जो है अपने प्रोडक्ट को हाईलाइटेड कर रहे हैं। तैयार कर प्रोडक्ट ऐसे 50 प्रोडक्ट बनाई हुई हूँ, जैसे स्नैक्स है, बर्फी है मखाना की, लड्डू है, केक है, कुकीज़ है, नमकीन है, नमकीन काजू है, रेबड़ी है और बहुत सारे आइटम है। भी प्राइवेट सेक्टर जॉब करी चलिए तो प्रॉफिट होते नहीं चले। एग्रीकल्चर में देखलिए कौन करी हमरा से कौन भऽ सकते, कौन काज भऽ सकते। तो देखलिए मखान इंडस्ट्री में यदि नया कहीं रूप लऽ रहल छै, ग्रो कर रहल छै, हम एहिमे काज करी तो हम बहुत जल्दी सक्सेस हमरा भेटत दोसर के अपेक्षा। पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय से भी छात्र इस प्रदर्शनी में पहुंचे, जो मखाना उत्पाद को लेकर डिमॉन्स्ट्रेशन देकर इसे अपने करियर के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। मखाने की कई वैरायटी तैयार कर महिलाएं जहां अच्छी कमाई कर रही हैं, तो वहीं मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलने से आम लोगों का झुकाव भी इस ओर बढ़ रहा है। भारत में मखाने का 85% उत्पादन बिहार में होता है और मिथिलांचल से लेकर सीमांचल और कोसी तक उद्योग का जाल बिछने लगा है। उम्मीद है ऐसे आयोजनों से मखाना को नई ऊंचाई मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर के मायनों को समझते हैं। मिथिला के मखाने को दुनिया के 100 से अधिक देशों के लोग बड़े चाव से खाते हैं। GI टैग मिलने से मखाना की पहचान ग्लोबल हो चुकी है। दरभंगा, मधुबनी जिले में बृहद पैमाने पर मखाने का उत्पादन होता है। पूरी दुनिया का 90% मखाना यहीं उत्पादित होता है। किसानों, उद्यमियों के साथ सरकार भी इसकी ब्रांडिंग कर रही है। आगे बढ़ते हैं। बेतिया से एक बड़ी खबर है। नरकटियागंज में ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर है। नगर परिषद सभापति उम्मीदवार पर हमला किया गया है, फायरिंग की गई है। राजेश श्रीवास्तव को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की
और मौकाए वारदात से 5 खोखे बरामद किए गए हैं। नरकटियागंज में ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर, और ये जो फायरिंग है निशाने पर राजेश श्रीवास्तव थे जिन्हें गोली मारी गई है, और खबर जो है उसके मुताबिक नगर परिषद सभापति उम्मीदवार पर हमला किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गया के विष्णुपद स्थित देवघाट पर पिंडदान किया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान और तर्पण किया। साथ ही उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने करीब 20 मिनट तक फल्गु नदी के तट पर पिंडदान किया और इस दौरान आम लोगों और मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विष्णुपद के देवघाट पर निर्मला सीतारमण पहुंची। हालांकि सुरक्षा के विशेष इंतजाम थे और उन्होंने अपने परिजनों के साथ पिंडदान किया है, पूर्वजों का तर्पण किया। वित्त मंत्री ने विष्णुपद मंदिर में भी पूजा अर्चना की है। चलिए, पिंडदान वो भी गया जी में, इसका महत्व समझना जरूरी है। दरअसल गया में पिंडदान करने से मृतक की आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ऐसी मान्यता है। शास्त्रों के मुताबिक गया में भगवान विष्णु निवास करते हैं। फल्गु नदी के जल में भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि फल्गु नदी के जल और बालू से बने पिंड का दान करने से पितृ दोष खत्म होता है, प्रसन्न होते हैं। पिंडदान के जरिए पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही रेलवे के जेसीबी ने 40 साल पुरानी अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया। जेसीबी का पीला पंजा चलते ही कंक्रीट की इमारत मिट्टी में मिलने लगी। बुलडोजर के इस्पाती पंजे ने जैसे ही करारा वार किया, 40 साल पुराने सिंह होटल की दरोदीवार भरभरा कर ढह गई। जेसीबी का पंजा बार बार चलता रहा और टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे की जमीन पर खड़ी अवैध बिल्डिंग का नामो निशान मिटता रहा। दरअसल इस जमीन को लेकर पिछले कई साल से रेलवे और अतिक्रमणकारियों के बीच कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है। इसी बीच अदालत ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, रेलवे की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई और जिस जगह पर अवैध इमारतें खड़ी थीं, वो इलाका चंद मिनटों में इमारतों के मलबे में बदल गया। वो क्या था वो तो मैं पुराना ये नहीं बता सकता हूँ। अब फिलहाल ये कोर्ट का ऑर्डर था जो कि हमारा रेलवे का फेवर में हुआ, तो इसे अभियान हुआ है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर पिछले 40 साल से भी ज्यादा वक्त से कई होटलें और दुकानें चल रही थी, जिसे हटाने के लिए रेलवे सालों से प्रयास कर रहा था, पर हर बार विरोध के चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान पर ब्रेक लगता रहा। लेकिन इस बार रेलवे ने कमर कस ली थी। अदालत से खबरें लगातार जानी है, बने रहिए हमारे साथ।